और उसके लिए उनको कई बार ताने भी सुनने को मिलते थे, तुमने करा क्या, तुमने बच्चे ही पढ़ाओगे, बुढ़ापे तक बच्चे ही पढ़ाते रहोगे। तो मैं देखा अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए। मेरे पेरेंट्स ने अपनी सारी जिंदगी जो भी कमाया हम दोनों भाइयों पे लगाया। तो सबसे पहले वही किया जो करते हैं हमेशा, पहले मिठाई लेके आए, भूजा वगैरह करके आए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। तो जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2022 बैच का रिजल्ट आया है। तो 2022 बैच का ही एक स्टूडेंट आए हैं जिनका कि एसएससी सीजीएल AAU में 118 रैंक आया है ऑल इंडिया में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए उनकी स्ट्रेटजी जानते हैं कि आखिर उन्होंने इतना अच्छा रैंक कैसे प्राप्त किया। सबसे पहले तो आपका स्टोरी ऑफ सक्सेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। अपने बारे में बताइए, लाइक स्कूलिंग कहाँ से किए हैं और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मेरा नाम रोशन है, मैं हरियाणा से हूँ। वैसे मेरे पेरेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं, मेरा जन्म भी वहीं हुआ था, लेकिन मेरी पढ़ाई कॉलेजिंग सब कुछ हरियाणा में हुआ है। मेरा स्कूलिंग तो मेरी पब्लिक स्कूल से हुई है, लोकल पब्लिक स्कूल था। मैंने ग्रेजुएशन DU रामजस कॉलेज से किया है और उसके बाद फिलहाल मैं PA पोस्ट पे उत्तराखंड में जॉब कर रहा हूँ। तो आपके घर में और भी कोई गवर्नमेंट जॉब में है क्या? नहीं भैया, मेरी फैमिली में फ़िलहाल तो कोई नहीं था, मैं ही पहला लगा हूँ। बाकी पापा एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो उन्हीं का सपना था कि मैं सरकारी जॉब करूं, तो उन्हीं का सपना लेके चले हैं हम। तो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे चाचा भी हैं जो सरकारी जॉब में हैं और अभी चेंज कर रहे हैं फिर से ही। रिजल्ट आने के बाद खुशी कैसा हुआ, आपको कैसा लगा और आप जब पेरेंट्स को बताए तो उनको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ? सर घर का माहौल क्या था? माहौल तो बहुत ही अच्छा ही था। जब रिज़ल्ट आया था तब थोड़ा सा था कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा, थोड़ा डाउट तो हमेशा ही रहता है क्या रहेगा। पापा फैक्ट्री में थे, जैसा हमेशा ही था कि वो फैक्ट्री में थे। मेरा जब शाम को रिज़ल्ट आया था तो मेरे को याद है, अभी भी मैंने पापा के पास फ़ोन किया था। तो पापा उस टाइम तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए थे, फैक्ट्री में थे तो उस टाइम क्या ही बोलते, बट उनको खुशी बहुत हुई थी। शाम को आते ही उन्होंने सबसे पहले वही किया जो करते हैं हमेशा, पहले मिठाई लेके आए, भूजा वगैरह करके आए और वहाँ पे चढ़ा के फिर हमारे साथ बैठे थे। तो यही रिएक्शन था, घर वाले तो बड़े खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे ना। आपको एसएससी के बारे में कब और कैसे पता चला था? मुझे एसएससी के बारे में बहुत ही, जब मैं छोटा था मेरे को आइडिया भी नहीं था कि सरकारी जॉब कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो मैंने 10th ही की थी, मेरा 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो मैं किसी दीदी से मिलने गया था, तो उन्होंने वैसे ही पूछा था कि तू क्या सोच रहा है आगे करने का। तभी किसी ने मतलब बच्चा था दिमाग में, कहीं से सुनने को मिला था कि इनकम टैक्स ऑफिसर बड़ा ही अच्छी जॉब होती है। तब उन्होंने मुझे बताया था कि CGL करके, SSC CGL करके एग्जाम है जो कि बड़ा मुश्किल होता है क्रैक करना, तो उससे लगते हैं। तो मैं छोटा था उस टाइम, मुझे इतनी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, वो भी करेंगे। पहला इंटरेक्शन जो नॉलेज हुई कि CGL है क्या, वो तब हुआ था। मतलब 10th तक आपको पता चल गया? 10th के बाद ही मेरे को पता चल गया था कि CGL करके भी कोई एग्जाम है। और 12th के बाद पापा ने पहले ही बोल दिया कि हाँ मेरे को उम्मीद से यही है, तो एग्जाम एक सरकारी जॉब ही लेगा। तो फिर उसके बाद अपने आप रास्ते बनते गए, पहुंच गया मैं CGL तक, फिर किस्मत ले गई। तो एसएससी के अलावा और कौन कौन से एग्जाम दिए आपने? SSC में तो मैंने सबसे पहले जो है CHSL का ही भरा था, CHSL 2019 का, जो कि खुशकिस्मती से हो गया मेरा। वही उसी पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर, पोस्टल असिस्टेंट की जॉब पे। इसके अलावा SSC CGL 22 में, जैसे कि आपने बताया, AAU क्लियर हुआ है मेरा। इसके अलावा मैंने बैंकिंग में भी PO के एग्जाम दिए थे, जो कि मैं इंटरव्यू तक 3 बार जा चुकी हूँ। कुछ दिक्कतों की वजह से मैं 1-1, 2-2 नंबर से रह गया हूँ। उसके अलावा फिर मैंने ज़्यादा इधर उधर कोई एग्जाम नहीं दिए, मैंने SSC पे ही ज़्यादा फोकस रखा और उसी पे काम करता रहा। अच्छा, तो SSC CGL तैयारी करने का आपका स्ट्रेटजी क्या रहा? सर स्ट्रैटेजी तो ये थी कि मैंने अपने 3rd ईयर में 2019 में ही अपनी कोचिंग वगैरह शुरू कर दी थी। मैंने लगभग 3 महीने की पहले कोचिंग ली, फिर कुछ 6 महीने की बाद में ली, बीच में कुछ गैप रहा एग्जाम्स के लिए, 3rd ईयर के एग्जाम्स के लिए। तो टोटल मैंने 9 महीने कुछ कोचिंग ली थी। उसके बाद मेरा फर्स्ट एग्जाम था CHSL 19 का, जिसके लिए मैं अभी क्वालिफाई करके मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन तब मेरा लॉकडाउन आ गया, जिसमें सबको दिक्कतें हुई अच्छी खासी, मुझे भी हुई थी। लेकिन फिर उसमें कुछ टाइम के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा इसको मलाल करने से अच्छा है या फिर ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा है मैं कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ। तब मैंने लॉकडाउन में अच्छे से प्रिपेयर किया था और फिर उसके अंदर मैंने अपना जितना भी सिलेबस होता है लगभग 2 बार कवर कर लिया था। तो मेरी लगभग जो प्रिपरेशन है वही हो गई थी। बट जो एक गलती हुई मेरे से वो मॉक का था कि मैंने मॉक बहुत कम लगाए थे, जिसकी वजह से मेरा एक्यूरेसी बहुत ख़राब थी प्री के अंदर। तो उसके बाद मैंने मेनली मॉक्स पे ही वो फोकस किया है कि मॉक्स अपने अच्छे से करें, उसमें स्ट्रैटेजी बनाए, कैसे मॉक्स देने चाहिए, कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए। तो हाँ, यही मेरी लगभग स्ट्रैटेजी रही है ओवरऑल।
और आपका 2022 सीजीएल का स्कोर क्या रहा और आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या लगता था और सबसे इजी क्या था आपके लिए? 2022 का मेरा स्कोर लगभग 303 जो कि रॉ स्कोर है मेंस के अंदर था, और 160 मेरा जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है उसके अंदर था। और अकाउंट्स वाले में मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरी 100% एक्यूरेसी थी, लेकिन वही थोड़ी दिक्कत जो मेंस में थी कि उसमें कुछ एरर्स थे। तो हाँ, मेरे जो मेन एरर्स थे वही कि जीएस, जो कि मेरे को हार्ड लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं उतना उसको मेंटेन नहीं कर पाता। पढ़ता हूँ, वो रहता है दिमाग में, लेकिन फिर वो मेंटेन नहीं रहता, दिक्कत ये रहती है थोड़ी सी। बाकी उसके अलावा मैं थोड़ा हर एक सब्जेक्ट को दे रहा था, तो जीएस मेरे को, हाँ वही जीएस मेरे को हार्ड लगा। बाकी मैं थोड़ा अपने आप उसको इम्प्रूव कर रहा था बाकी सब्जेक्ट्स को, तो औरों में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं लगी। तो जैसा कि काफ़ी सारा एग्जाम दिए आप, जो भी एग्जाम दिए उसका रिजल्ट अगर निगेटिव आता था तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? सर, नेगेटिव रिजल्ट आना या फेल हो जाना या क्लियर ना कर पाना, ये तो प्रोसेस का पार्ट है। जितने एग्जाम देते हैं सारे तो होते नहीं। ऑल्दो मैंने जितने एसएससी के एग्जाम दिए हैं उसमें सारे के सारे प्री हो गए, मेरे मेंस में रह जाता था जो, तो उसमें दुख होता था। सबको ही दुख होता है, हमें भी दुख होता था, घर वाले भी दुखी होते थे कि रह गया, लेकिन फिर वो एक प्रोसेस का पार्ट है, मैं समझता हूँ। बाकी मोटिवेशन की बात है सर, वो मोटिवेशन तो खुद से लानी पड़ती है ज़िंदगी में। जैसे कि अब ज़िंदगी जैसी मुझे चाहिए, जैसी मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा, तो मोटिवेशन खुद ही लानी पड़ती है। और कुछ ये भी है कि मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, पापा को प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल करते हुए, मम्मी को घर पे देखा है सारा घर संभालते हुए, तो ये एक खुद ही आ जाती है फिर अंदर से मोटिवेशन कि हाँ, इनको अच्छी अगर आगे लाइफ देनी है जैसे मैं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम गंदे गए हैं उनसे कुछ सीख के आगे कर लो अच्छा। और इसके अलावा ये भी है कि मेरे पेरेंट्स ने अपनी सारी ज़िंदगी जो भी कमाया है हम दोनों भाइयों पे लगाया, तो और उसके लिए उनको कई बार ताने भी सुनने को मिलते थे। तो यही कि तुमने करा क्या, तुमने बच्चे ही पढ़ाओगे, बुढ़ापे तक बच्चे ही पढ़ाते रहोगे, तो ऐसा कुछ करके उनको सुनने को मिलता था। पापा कभी बताते नहीं थे, बट मम्मी कई बार बोलती थी कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो ये भी है कि दुख होता था कि मेरी वजह से सुनने को मिल रहा है, लेकिन फिर वही मोटिवेशन भी बनती थी कि कोई नहीं, हम करके दिखाएंगे। अगर पापा खर्च कर रहे हैं हम पे, हमारे ऊपर, हमारे लिए सुन रहे हैं, तो हम भी करके दिखाएंगे। तो मेरा ये भी एक थोड़ा मोटिवेशन रहता था। सबकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ एक छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ पे वो लोगों को दिखाना चाहता है खुद से ज़्यादा कि जो तुम बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, हम ही ठीक थे, हम कुछ जो कर रहे थे, हमारे घर वाले कर रहे थे, हम कर रहे थे, उसका कोई मीनिंग था, उसका कोई पर्पज़ था। तो मोटिवेशन वहीं से। तो अभी के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या नया तैयारी करने आ रहे हैं, और वो भी आपके जैसा सोच के आ रहे हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या और भी सीजीएल में जो पोस्ट है उसको लेना है, अच्छे जो पोस्ट हैं, तो उनको क्या कहना चाहिएगा? और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल पहले से, कैसे जल्दी से जल्दी उनका सक्सेस हो, रिजल्ट हो, उनको क्या कहना चाहिएगा? सर, एडवाइस के तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि अपना एक कोचिंग कहीं से लोग शुरू में मैंने कई बार देखा है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, किस टीचर को करें, क्योंकि अभी यूट्यूब में बहुत, यूट्यूब हो गया या फिर जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो कन्फ्यूजन भी रहती है बच्चों के दिमाग में। मेरे दिमाग में भी थी, बट फिर मैंने तो यही जो मेरे को कन्वीनियंट लगा कि घर के सबसे पास जो था मैंने उसको चूज़ किया ताकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फिर मैंने वहीं से कोचिंग शुरू की और फॉर्चुनेटली वह ठीक था, अच्छा था। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी ही आपका मेन जो वेपन है वही है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़िए। वो एक स्कूल की तरह आप कोचिंग को कोचिंग ना लीजिए, स्कूल की होमवर्क की तरह लीजिए, उसको अच्छे से करिए। फिर उसके बाद आपका जो खुद का प्रैक्टिस है वो आपको सक्सेस दिलाएगी। कोचिंग तो सब लेते हैं, मैं तो यही कहूँगा। इसके अलावा एक जो मेन जो गलती मैंने की थी अपना लॉकडाउन के अंदर की, वो ये था कि मैंने मॉक्स बहुत कम दिए थे। मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। बेशक आपके पास नॉलेज है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है कि आप कैसे एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं, कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हर एक बंदे का IQ अलग होता है, तो हर एक बंदे का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अलग होता है, तो आप उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसको अप्रोच कीजिए, सोल्व कीजिए। मैं नहीं कह रहा सिर्फ एग्जाम के अंदर, आप रोज मॉक दीजिए, रोज उसको स्ट्रेटजी बनाइए कि आज मैं इस तरीके से दे के देखता हूँ, आज मैं उस तरीके से दे के देखता हूँ। जो आपको अच्छा लगे उससे दीजिए। फिर उसको एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, आपको और नॉलेज थी लेकिन वे 3 क्वेश्चन रह गए। वे 3 क्यों रह गए, वे देखो उनमें नया क्या है, नया कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ आप रह गए। तो ऐसे ऐसे करते अगर आप करते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि तैयारी करने के टाइम फैमिली फंक्शन में भी जाना अवॉइड करते हैं, दोस्त सर्किल भी ज़्यादा बनाना या बने हुए हैं उनसे भी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनको क्या कहना चाहिएगा? आपके हिसाब से ये करना सही है या गलत है? भैया मैं उनको तो एडवाइस यही दूंगा कि मैं अगर अपने वो उस पर देखूं तो मेरे भी दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, मैं घूमता फिरता था, पढ़ाई भी करता था, लेकिन पढ़ाई के बाद अगर आप अपने ब्रेन को मतलब रिलैक्स होने का टाइम नहीं दे रहे हो, सारा टाइम कमरे में कैदी बन के बुक बन के आप पढ़े ही जा रहे हो, तो इट विल हैव नो गुड फॉर यू। लाइक उससे आपका कुछ अच्छा नहीं होना, उससे आपका कोई फायदा होना नहीं, आपका ब्रेन स्ट्रेस्ड रहेगा। मैंने देखा है लोगों को, मतलब मैंने लाइब्रेरी एक बार ज्वाइन की थी और मैंने वहां पे यही देखा कि लोग पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन। उनको फिर दिक्कत क्या होती है, एग्जाम के टाइम पे उनको नींद आने लग जाती है, उनको स्ट्रेस होने लग जाता है, रात की नींद चली जाती है। मैंने देखा है, खुद भी देखा है, और वो वे लोग होते हैं जिनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, जो मेरे से ज्यादा पढ़ते, तो उनके साथ ये ऐसी दिक्कत होने लग जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि अपना दोनों को बैलेंस करके रखो। आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली वो भी इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर कोई फंक्शन है वहाँ जाइए, उनको एंजॉय कीजिए अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो घूमिए फिरिए। और मैं तो यही बोलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स है और एग्जाम से रिलेटेड है। मैं कई बार क्या करता हूँ, जो एग्जाम दे रहा हूँ उससे मिल जाते हैं आपको, कुछ लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं और लगता है कि हाँ भाई ये सीरियस है आपके जितना, वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे कई रैंडम दोस्त बनाए हैं जो कि मैं एग्जाम देने गया था तब मिला था, अब उनसे बात होती है। और उनसे फिर ये है ना कि आप एग्जाम के लिए अब अकेले नहीं हो, कमरे में बंद अकेले बंदे नहीं हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके साथ 2-3 और हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक ग्रुप बन जाता है, फिर आप उनसे डिस्कस करते हैं, एग्जाम के होते हैं, फिर धीरे धीरे एग्जाम से अलावा और लाइफ भी डिस्कस होने लग जाती है, तो एक सोशल लाइफ बन जाती है और वो इंपॉर्टेंट होती है। आप एक कमरे में बंद होके कुछ क्या ही उखाड़ लोगे। हाँ, और यही एडवाइस मैं अपने भाई को भी देता हूँ कि अगर तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जहाँ जाते हो उनसे, उनके साथ घुलो मिलो, बातें करो उनसे, उनका अगर नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, नंबर एक्सचेंज करके उनके साथ टच में रहो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कंटेम्प्रेरी हैं तुम्हारे, तो वो तुम्हारी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं हूँ हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ, लेकिन वो एक जो अलग ग्रुप बनेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, सोच समझ के बनाना दोस्त कैसे बना रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी कई नॉन सीरियस होते हैं, मोस्टली वही होते हैं, लेकिन सीरियस लोग ढूंढ के उनके साथ दोस्ती करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। आप उनकी हेल्प करते हो, वो आपकी हेल्प करता है। जैसे मैं अगर बताऊँ कि CGL में मैंने जब लॉकडाउन चल रहा था, मैंने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन खुद कर ली थी, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन एडवांस की मैंने जब प्री CGL मेरा पहला CGL जो था 20 वाला, मैंने प्री क्लियर कर लिया। उसके बाद मेरे को याद आई कि एडवांस भी होता है। तब मैंने एक स्कूल फ्रेंड जो कि अच्छे टाइम से प्रिपेयर कर रहा था एडवांस, मैंने उसकी हेल्प ली थी और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। तो उसने जो हेल्प की थी वो लाइक मेरा बेस तैयार किया था उस दोस्त ने मेरा, कि तुम एडवांस का बेस उससे वहाँ से तैयार हो। फिर मैंने खुद मेहनत करी और वहाँ से फिर एडवांस का भी हो गया प्रिपरेशन। अगर आपको कोई बुक प्रेफर करना हो या टीचर जिनका वीडियो देखना चाहिए अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, तो किनको बताइएगा? सर बुक्स मैंने ज़्यादा करी नहीं, मैं सच बताऊं तो मैंने जहाँ पे कोचिंग ली थी मैंने वहीं की बुक्स वगैरह यूज़ की। और मैं वैसे तो ज़्यादा किसी टीचर को वो नहीं कहता कि हाँ इनसे पढ़ो उनसे पढ़ो, जिनसे तुम्हारा मन करता है। हर एक का बंदे का समझने का तरीका अलग होता है, उनका IQ लेवल अलग होता है, तो टीचर भी उनको अलग अलग पसंद आएंगे, ऑब्वियस है। तो लेकिन एक टीचर जिनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा GS के लिए, वैसे मेरी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ICS है, अच्छा खासा फैल चुका है, कोचिंग सेंटर है हरियाणा, सोनीपत का ही है, तो उसमें बबीता मैम है, बहुत अच्छा GS पढ़ाती हैं। तो मैं उनसे पढ़ता हूँ और उन्हीं से प्रिपरेशन करी थी मैंने एक बार, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इसके अलावा मैथ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे कई जो ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, जो लाइक सेलिब्रिटी ट्यूटर्स कह सकता हूँ अब तो, जैसे शुभम जैन सर हैं, वो बहुत अच्छे PDFs प्रोवाइड कर देते हैं हर एक एग्जाम के बाद। तो मैथ्स की प्रिपरेशन में से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाता है। मैंने खुद यूज़ किए हैं वो PDFs, जो उनको लाइक प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो बहुत अच्छा है वहाँ से अगर आप यूज़ करना चाहें तो बुक्स खरीदने से अच्छा वहाँ से आप प्रीवियस ईयर कीजिए, जो कि वही कॉन्सेप्ट आते हैं CGL के अंदर, तो आप वही कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। बुक लेने की मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। तो ये वीडियो अब हम यहीं पे लास्ट करते हैं। इनका सारा स्टोरी आपके सामने है, कैसे इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाया और कैसे इन्होंने अपना तैयारी किया और इतने अच्छे पोस्ट हासिल किए। और जो कोई ही फ्रेंड्स अपना स्टोरी, अपना स्ट्रगल इस चैनल के माध्यम से लोगों तक लाना चाहते हैं, स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहते हैं उन स्टूडेंट को जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुके हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल ID पे मेल
सेल भी कर सकते हैं। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा है, कुछ फायदे वाला वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।